हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार दरोगा के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का 100 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट हुआ है, जो कि आपका फुल मॉक टेस्ट है। एंड ये आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन, जो कि 24 और 27 मार्च दोनों दिन स्टार्ट हुआ है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। तो जो कि दोनों सेम ही क्वेश्चन है, दोनों सेम टाइम में ही होता है, ऑनलाइन भी होता है और ऑफलाइन ही होता है। तो उसी का आज आप सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि आप आंसर दीजिए। आंसर देखिए, आंसर हमारे पास नहीं आता है, हम वीडियो आंसर से मिला लेते हैं। जो लाइव वीडियो चलता है, तो मैंने कोर्स परचेज किया है, मैं वहाँ से इसका लाइव देखती हूँ, फिर आंसर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। तो आंसर एरर होने का कोई संभावना ही नहीं है। हाँ, एक दो मेरे से वो स्लिप ऑफ टंग के वजह से, या फिर कन्फ्यूजन की वजह से, या फिर जल्दी जल्दी में कहें आप टिक लगाने की वजह से, जो भी हो जाए, बट अगर हो जाता है तो आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं आंसर को पिन कर देती हूँ, ठीक है। बाय द वे आंसर आपका यहाँ पे गलत नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पीडीएफ के लिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। फिर भी अगर वहाँ से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो स्टडी आवर लाइफ आप जाके सर्च कीजिएगा, वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ, हर जितना अभी तक वीडियो आपका अपलोड हुआ है ना यूट्यूब पे, सारे का पीडीएफ अवेलेबल है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1949 से 50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा W.H. स्लीमैन। W.H. स्लीमैन जो है, इनके द्वारा जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ द अवध इन द ईयर 1849 टू 50 रिपोर्ट लिखी गई थी। किसके द्वारा? W.H. स्लीमैन के द्वारा। अगला है कि इंफ्रारेड किरणें क्या है। तो इंफ्रारेड किरणें जो है आपका कैसी किरणें हैं, तो इंफ्रारेड आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। कैसी तरंगे हैं? इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपका सिंगापुर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की जो 73वीं वर्षगांठ हुई थी, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था वो सिंगापुर के थे। कौन थे? सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया था। 4 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना। फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगन मिशन को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साझेदारी की है। 5 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा सप्ताह भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। तो ऊर्जा सप्ताह जो है ये भारत के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। ऊर्जा सप्ताह भारत के बेंगलुरु शहर में आयोजित किया गया। चलिए मैथ का प्रश्न है आपका कि 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% हो तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 160। 500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि पहले वर्ष के ब्याज की दर 10% और दूसरे वर्ष का पूछा गया है 20% हो तो। 7 नंबर प्रश्न है कि एक नई पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस किसके द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा श्री राम चलैया। श्री राम चलैया के द्वारा, डॉक्टर श्री राम चलैया के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। 8 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने 7 अगस्त 2022 को राज्य के बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना शुरू की है। तो नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत तेलंगाना राज्य सरकार ने की है और तेलंगाना राज्य सरकार को इसमें LIC जो है ये मदद कर रही है। तो 7 अगस्त 2022 को तेलंगाना राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेथन्ना बीमा योजना की शुरुआत की। किसकी सहायता की जा रही है इसमें? तो ये LIC जो है इसमें इसकी मदद कर रही है। 9 नंबर प्रश्न है कि भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022
किस भारतीय राज्यों में आयोजित किया जा रहा है? सबसे पहले आप इसको याद रखिएगा कि भारत और अमेरिका के बीच जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है, भारत और अमेरिका के बीच होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। और पूछा गया है कि 2022 में जो आयोजित हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? भारतीय राज्यों में। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2022 ये जो हुआ है उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। एडीबी की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी स्थापना जो है वो 1966 में होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एडीबी का फिलीपींस में है। कहाँ पे? फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। एंड बात करें इसमें टोटल सदस्य देश तो 68 सदस्य देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है। और इसमें पूछा गया है कि एडीबी ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है? तो जनवरी 2023 में जो भुगतान ऐप को लॉन्च किया गया वो है पेरूप। कौन सा है ऐप? पेरूप है। दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालयी औषधि पौधे हैं। IUCN ये क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, जो लुप्त प्राय प्रजाति होते हैं या जो पौधे होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, ठीक है, ताकि उन्हें विशेष सुरक्षा प्रदान किया जा सके, उनकी देखरेख की जा सके। तो प्रश्न है आपका कि दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में शामिल होने वाले हिमालय औषधि पौधे हैं। तो एक है आपका मीजोट्रोपिक्स पेलिटा, दूसरा है फ्रिटोलोरिया सिरहोसा और तीसरा है आपका डैक्टाइलोरिजा हेटागिरिया। उपयुक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर है। ये दिसंबर 2022 में IUCN रेड लिस्ट में इस सभी हिमालय औषधीय पौधों को शामिल किया गया है। अगला 13 नंबर प्रश्न है कि वेदांथंगल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो वेदांथंगल अभ्यारण्य जो है ये आपका तमिलनाडु में है। वेदांथंगल अभ्यारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 यह जो आयोजित किया जा रहा है दिल्ली में किया जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2023 का आयोजन दिल्ली शहर में किया जा रहा है। चलिए मैथ का प्रश्न है, इसे देखते हैं। 12:18:6 का चौथा अनुपात 4 और के तीसरे अनुपात के बराबर है। तो के का मान पूछा गया है, 6 आंसर निकल के आएगा, आप लोग एक्सप्लेन कर लीजिएगा। 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हैं, 10 दिन में 3 यूनिट कार्य पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्तियों को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 यूनिट कार्य को पूरा करने में 5 यूनिट को कार्य पूरा करने में कितनी आवश्यकता होगी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना हो जाएगा? 12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 का, सॉरी 12 नहीं, गलत हो जाएगा, सी होगा, 16 होगा आंसर इसका। 16 आप निकालिएगा, 16 आंसर आएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करते हैं: त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। देखिए तो इसमें पूछ रहा है कि वैसे आकृति का चयन कीजिए जो संबंध बताता हो सर्वोत्तम ढंग से। त्रिभुज आपका ऐसे होता है, चतुर्भुज में 4 वर्ग कोण होते हैं और त्रिभुज में वर्ग जो होता है, इसमें वर्ग में क्या होता है कि एक भी जो होता है आपका, तो आप बता सकते हैं कि तीनों में किस तरीके से आप ढंग से निरूपित कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। त्रिभुज चतुर्भुज तो कहीं ना कहीं आपका सेम है, लेकिन इसमें जो त्रिभुज और चतुर्भुज है वो सेम हो जाएगा, लेकिन वर्ग सबसे अलग हो जाएगा। वर्ग क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इसमें चिन्ह प्रश्न क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पर आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन मार्क्स के स्थान पे पूछा गया, यहाँ पे क्या होगा? P है, इधर DL है, CDI है और BEH है। आपको यहाँ पे बताना है कि क्या हो जाएगा। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है,
इस प्रकार बने घन में ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे वाली सतह का कौन सा अक्षर होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है कि क्या होगा। तो ए का अपोजिट सी हो जाएगा और बी का अपोजिट आपका डी हो जाएगा, तो एफ का अपोजिट ई हो जाएगा। तो किसका पूछा गया है, तो आपसे जो पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि ए अक्षर वाली सतह के ठीक पीछे ए वाली पूछा गया है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का अपोजिट सी हो जाएगा ना, तो डी हो जाएगा आंसर इसका। अगला प्रश्न है 20 नंबर, सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को क्या कहा जाता था। तो सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को कहा जाता था जिगुरत। क्या कहा जाता था, जिगुरत। सुमेर की सभ्यता में पवित्र स्थानों को जिगुरत कहा जाता था। 21 नंबर प्रश्न है कि फरवरी 2023 में डैश के पूर्व राज्यपाल ओपी कोहली का निधन हो गया। ओपी कोहली पूर्व राज्यपाल थे कहाँ के, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा गुजरात के। फरवरी 2023 में जो ओपी कोहली का निधन हो गया वो एक राज्यपाल थे, गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। ठीक है, अगला प्रश्न आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था वो 1774 से लेकर 1793 और कहीं कहीं आपको 96 भी लिखा रहेगा, तो जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो इंग्लैंड के राजा थे वो जॉर्ज तृतीय थे। कौन थे, जॉर्ज तृतीय। रुपए जारी किया गया है, तो रुपए जारी किया गया है किसके द्वारा, तो रुपए को जारी किया गया है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड के द्वारा। रुपए को जारी किया भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निक्षेप लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1988 में इसकी स्थापना होती है। अच्छा, एसबीआई का स्थापना कब होता है, तो एसबीआई का स्थापना जो होता है 1955 में होता है। नबार्ड का स्थापना 1982 में होता है, 1982 में। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें गरीबी हटाओ विषय वस्तुओं पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना था, ऑप्शन नंबर सी। पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल था, पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल कब से कब तक था, 74 से 78 था, है ना, 74 से 78 था। और इसमें जो है गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में किस देश को सम्मिलित किया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। पेरिस पुस्तक महोत्सव 2022 में मुख्य अतिथि देश के रूप में भारत देश को सम्मिलित किया गया, भारत देश को। भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो भारत में चंदन की लकड़ी के सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं वो नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। लेकिन अगर इसका विस्तार पूछे तो इसका विस्तार इसके अलावे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक इस तीनों राज्यों की सीमा पे है। और ये जो है नीलगिरी में ही आपका पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आके मिलती है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो नीलगिरी इज द करेक्ट आंसर। 27 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। तो संविधान के 73वें संशोधन में जो सम्मिलित है वो अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा जिला पंचायत, समिति पंचायत, ग्राम पंचायत, ये तीनों आपका सम्मिलित है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 4 ये जो नगर पंचायत है ये नगर पालिका से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। चलिए अगर हम बात करते हैं कि 73वां संविधान संशोधन का, तो 73वां संविधान संशोधन में जो था इसमें जिला स्तर, प्रखंड स्तर और ग्राम स्तर बनाया गया था। जिला स्तर के लिए जिला परिषद था, प्रखंड स्तर के लिए पंचायत समिति और ग्राम स्तर के लिए ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई थी। वहीं आपका 74वां संविधान संशोधन तो जो था इसमें नगर पालिका से संबंधित था और इसके द्वारा संविधान का भाग 9 का क जो है अनुच्छेद 243 के त से लेके य और छ तक 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है और नगर पालिका को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में जो है वो नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 1/3 भाग स्थान आरक्षण की व्यवस्था की गई।
फिर इसमें क्या हुआ कि नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल का होता है और विघटन की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना होता है। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम जो हुई थी वो 29 सितंबर 1688 को 29 सितंबर 1688 को मद्रास में की गई थी। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 1687 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में नगर निगम बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप 73वां और 74वां संविधान में थोड़ा सा फर्क है, इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो इस प्रश्न का आंसर मीथेन और वायु हो जाएगा। गैसों युग्मों में से जो मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है वो मीथेन है और वायु है। निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है दैट मीन्स कि गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत है। डाउन्स जो है दोस्तों, सबसे पहले तो ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। और कहाँ का है? तो ये जो आपका हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया। स्टेपी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सही है। सेल्वा उष्ण कटिबंधीय है। टैंगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। बाकी सभी सही है, एक को छोड़ के। विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम क्या है? तो एड्स दिवस की बात करते हैं, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। और 2022 में इसकी थीम थी समानता। क्या थी? समानता। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है बैकाल झील को। बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं बैकाल झील का, तो यह विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, जो कि रूस में है। कहाँ पे? रूस में। भारत के किस आईआईटी के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता? तो आईआईटी इंदौर के छात्र ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत के आईआईटी इंदौर के जो छात्र हैं, इन्होंने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता। मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो गुब्बारों में भरने के लिए हीलियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मौसम विज्ञान संबंधित प्रेषण के लिए हीलियम को गुब्बारों में भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। 34 नंबर प्रश्न है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? टाइलर पुरस्कार जो है पर्यावरण के क्षेत्र को, इसको नोबेल का पुरस्कार कहा जाता है और यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत जो है वो 1973 में होती है और इसे जो है पर्यावरण के सुरक्षा के लिए दिया जाता है, पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका डी। ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि ब्लू कार्बन जो है वो महासागरों और तटीय परिस्थितियों तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन है। क्या है? महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन ब्लू कार्बन है। इनमें से किन जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की कर्बाहट कम की जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मेगाथीरियम। मेगाथीरियम जीवाणु के द्वारा चाय की पत्तियों तथा कॉफी बीन्स की कर्बाहट कम की जाती है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट्स, कैनोइंग और काइनिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में जो है इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश। कोशिका के किस कोशिका अंग में आरएनए संश्लेषण होता है? तो केंद्रिकाएं में। ऑप्शन नंबर बी, राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का फुल फॉर्म होता है और कोशिका के केंद्रिकाएं में कोशिका अंग में आरएनए का संश्लेषण होता है। 39 नंबर प्रश्न है कि किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए? तो मार्ग बनाना चाहिए समुद्री धारा को, समुद्री हवा को, देशांतर को या अक्षांश को। तो देशांतर को बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन बी समूह में कितने प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन बी के वर्ग समूह में टोटल 11 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। कितना? 11। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 11।
11 में आपको कुछ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले विटामिन B1, B2, B3, उसके बाद B5 होते हैं, B6 होते हैं, B11, B12, ये सब इम्पोर्टेंट होते हैं, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव उपभोग के लिए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है। तो मानव उपभोग के लिए उपयोग में लाए गए लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम जीएम खाद्य है फ्लेवर सेवर टमाटर। क्या है? फ्लेवर सेवर टमाटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो वृक्क के चारों ओर एक झिल्लीनुमा आवरण पाया जाता है, उसे पेरोटोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरोटोनियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। तो मूत्र की मात्रा का नियंत्रक कौन करता है? एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन। एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन जो है ये मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निखत जरीन को। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के एम्बेसडर के रूप में निखत जरीन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस अम्ल का प्रयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर बोरिक एसिड अम्ल हो जाएगा। बोरिक एसिड अम्ल। बोरिक एसिड अम्ल का उपयोग कैरम बोर्ड पर ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। गुल ए नगमा के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा के लेखक रघुपति सहाय फिराक हैं। ऑप्शन नंबर बी। गुल ए नगमा के लेखक रघुपति सहाय फिराक हैं। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? पोटेशियम क्लोरेट माचिस में बिल्कुल करेक्ट है। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड शुष्क सेल, ये भी सही है। शुष्क सेल ये भी सही है। दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल, ये आपका गलत है। आपको सुमेलित नहीं है, जो गलत है वही बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है। यूरेनियम परमाणु बम, बाकी सभी सही है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। इस क्वेश्चन को बीपीएससी भी पूछ चुका है 2 से 3 बार। तो ऑक्सीजन जो होता है वो अनुपस्थित होता है किरोसिन के तेल में। ये जो है किरोसिन को तेल में जलाने के समय जो है इसको बाहर से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। अगर इसमें उपस्थित रहेगा तो पता चलेगा कि हमेशा इसमें आग ही लगा रह गया। सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें जो पीएच का मान होना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए। समान फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान 6 से 7 होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो तांबा आपका मिश्र धातु नहीं है। मानव के द्वारा खोजा गया सबसे बड़ा धातु कौन सा है? तो तांबा है। आपका धातु तांबा है। तो पूछा गया है मिश्र धातु नहीं है तो तांबा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 51 नंबर देखते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो मधुमक्खियों की भाषा के पहचान के लिए केवी फ्रिक्स को जो है 1973 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। केवी फ्रिक्स को आंख के किस भाग में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका दृष्टिपटल। आंख के दृष्टिपटल में अंध बिंदु या पित्त बिंदु पाए जाते हैं। आंख के दृष्टिपटल में। कथन दिया है, स्टेटमेंट वाली प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। हाँ, स्वीकार किया था। आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माउंटबेटन योजना जो है वो कब आता है? 3 जून 1947 को आया था। ठीक है, और इसे स्वीकार करना पड़ा था। उसका इच्छा तो नहीं था स्वीकार करने का, लेकिन इसकी मजबूरी थी, इसको स्वीकार करना था। वो इसलिए क्योंकि जो है वो दंगे फैल रहे थे, भारत में दंगे जोर शोर से आगे बढ़ रहे थे, इसीलिए इसको मानना पड़ा था। नेक्स्ट आपका आर दिया है कि वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। बिल्कुल गलत है। ये आपका सही है, ये गलत है। वह दो राष्ट्र सिद्धांत को मानती थी, इसलिए नहीं उसको स्वीकार करना पड़ा था। भारत में दंगा जोर शोर से फैल रहा था, उसको रोकने के लिए इसको मानना पड़ा था। और दो राष्ट्र सिद्धांत को माना था, ये मुस्लिम लीग मानता था। कौन मानता था? मुस्लिम लीग। इसीलिए आपका जो है वो ए सही है और आर गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न है 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया?
तो समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले थे नरेंद्र देव। कौन थे? नरेंद्र देव। कांग्रेस में से समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था नरेंद्र देव। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। कांग्रेस समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1934 में। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आज़ाद हिंद रेडियो शुरू किया था? तो सबसे पहले हम बात करें कि सबसे पहले वो जर्मनी गए थे और वहीं पे वो आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हिटलर से मदद मांगी, जो हिटलर उन्हें मदद नहीं किया था, और फिर वो जापान चले गए थे। तो फिर जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो जापान के प्रधानमंत्री शायद उनकी मदद किए थे, है ना। तो इस तरीके से आपका जो आंसर हो जाएगा वो जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जर्मनी 1942 में हुआ था। कब? 1942 में। डेट भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है 56 नंबर की, जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान कौन था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शाहनवाज भुट्टो। जूनागढ़ रियासत के तत्कालीन दीवान शाहनवाज भुट्टो था जिसने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया था। किस चार्टर अधिनियम में यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1793 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी, 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें यह निर्णय लिया गया कि नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी का वेतन भारतीय कोष से दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में प्राचीन भारतीय धार्मिक गीतों के अनुवाद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा है? तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म से जुड़ा था। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। अगला है, किस प्रकार का ऊतक पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं? मृदु ऊतक। मृदु ऊतक जो है ये पादपों में भोजन, गोंद, टेनिन, रेजिन आदि का भंडारण करते हैं। नागपुर झंडा सत्याग्रह कब हुआ था? तो नागपुर झंडा सत्याग्रह जो हुआ था ये आपका कब हुआ था? 1923 में। नागपुर झंडा सत्याग्रह 1923 में हुआ था। अगला प्रश्न है, यूथ हंट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो यूथ हंट पुरस्कार जो दिया जाता है यह दिया जाता है सामाजिक सेवा के लिए। सामाजिक सेवा के लिए यूथ हंट पुरस्कार दिया जाता है। 62 नंबर प्रश्न है, निम्न को सही कालानुक्रम में रखें। तो सबसे पहले कालक्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको ऑप्शन बताएंगे। छत्रपति साहू जी से पहले आप देखिएगा, सबसे पहले शिवाजी आते हैं। शिवाजी का कार्यकाल 1624 से रहता है 1680 तक। 1624 से 80 शिवाजी रहते हैं। उसके बाद संभाजी आते हैं। कौन आते हैं? संभाजी। संभाजी का कार्यकाल 1680 से लेकर 89 था। फिर राजा राम आता है। राजा राम की अगर हम बात करें तो 1689 से 1700 तक इनका कार्यकाल चलता है। फिर उसके बाद अब आते हैं शिवाजी द्वितीय। कौन? शिवाजी सेकेंड आते हैं और इनका जो कार्यकाल रहता है वो 1700 से लेके 1707 तक चलता है। 1707 तक किसका? शिवाजी द्वितीय का। फिर साहू जी आते हैं, और इनका 1707 से 1749 तक रहता है। फिर राजा राम द्वितीय आते हैं और ये 1749 से 1777 तक इनका कार्यकाल रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएंगे संभाजी, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे आपका राजा राम, नेक्स्ट आपके हो जाएंगे शिवाजी द्वितीय, फिर छत्रपति साहू जी। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा वो बी करेक्ट हो जाएगा। 3 2 4 1 3 2 4 1। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कक्षवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के कक्षवाहों से स्थापित किया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है? अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है, ठीक है। अमीन हसन। अगला प्रश्न देखते हैं, फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। तो फुटबॉल से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है, वो है आपका पेनाल्टी कॉर्नर। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध हॉकी से है, हॉकी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है?
ऋषभनाथ अष्टपाद सही है, निर्वाणस्थल इनका अष्टपाद है। बासुपुज सम्मेद शिखर, तो देखिएगा बासुपुज जो थे इनके सम्मेद शिखर नहीं बल्कि इनका बांका जिला के मंदारगिरी पर्वत था, बांका जिला के मंदारगिरी, तो आपका ये गलत हो जाएगा। नेमिनाथ उज्जयंत महावीर पावापुरी, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी गलत हो जाएगा। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास किस काल में हुआ? तो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास जो हुआ था, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य पाषाण काल में। सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का विकास मध्य पाषाण काल में हुआ था। नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को कहते हैं, तो नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा को नाभिक के सबसे नजदीक वाली कक्षा के कक्षा कहते हैं। कौन सा? के कक्षा। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित, यह कथन किसका है? तो यह कथन चाणक्य का है। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है और प्रजा के हित में उसका हित, यह कथन जो है वो चाणक्य का है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था, ये भी सही है आपका, कहीं कहीं 58 भी रहता है और 57 भी रहता है, ठीक है, तो इसलिए घबराइएगा नहीं, ये भी आपका सही है। एंड शक संवत आपका 78 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ था और गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ था, तो तीनों स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम में जो उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है, किसको प्राप्त है? तो वो ओमनीबोरस को, सर्वाहारी को। किसको? सर्वाहारी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण होता है, तो किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण जो होता है वो अवरक्त होता है। कैसा होता है? अवरक्त। अगर 0.2 ओम प्रतिरोध के एक वायर कंडक्टर की लंबाई दोगुना कर दी जाए तो इसका जो प्रतिरोध हो जाएगा वो 0.4 ओम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश जो नीला दिखाई देगा वो सिंपल सा बात है, सबसे पहले प्रकीर्णन तो होगा ही, फिर भी आप लोग इससे नहीं छांट पाएगा क्योंकि दोनों में प्रकीर्णन है, कन्फ्यूजन होता है यहाँ। तो याद रखिएगा कि निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, निम्न तरंग दैर्घ्य के प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। वर्ण विक्षेपण याद रखिएगा कि वर्षा इंद्रधनुष वाला वर्ण विक्षेपण आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के समय हुआ था? राष्ट्रपति के जो कार्यकाल के समय ही उनका निधन हुआ था, एक तो आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और एक फखरुद्दीन अली अहमद थे, दो ऐसे राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ? तो वो था भारत सरकार अधिनियम 1919 का। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत में लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष संस्था का उद्गम हुआ। अगला प्रश्न आते हैं 77 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दोनों, संसद के दोनों। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग दोनों संसद की प्रशंसा पर लाया जा सकता है। इससे पहले उन्हें 14 दिन पूर्व ये अनुमति देना होगा और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। भारतीय संविधान जो है वो नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करते हैं, 6 प्रकार के। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो 350 का उपखंड ए में, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 350 के खंड ए में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है। 80 नंबर प्रश्न है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 महीने का। कितना? 3 महीने का। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम 3 महीने की अवधि निर्धारित है। राष्ट्रीय अंतरिम प्रश्न है 81 नंबर की राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था?
तो रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। 82 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 69वां जो संशोधन था, इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त किया गया था। 83 नंबर प्रश्न है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितने प्रतिशत जीतना अनिवार्य है? तो किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटों का 2% कितना 2% जीतना अनिवार्य होता है। 84 नंबर प्रश्न है कि वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग संबंधित है वो हो जाएगा आपका दाब प्रवणता से। वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। 85 नंबर प्रश्न है कि भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो भेड़ा घाट पे जो हो जाएगा वो धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा। बात करते हैं धुआंधार, ये नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट जलप्रपात आपका स्थित है। मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा नीला पर्वत उद्यान। बी हो जाएगा आंसर, नीला पर्वत उद्यान, है ना। क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन आपका था कि मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन आंसर नंबर बी करेक्ट हो गया। गाड़िया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गाड़िया उत्सव जो है दोस्तों भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। गाड़िया उत्सव भारत के त्रिपुरा राज्य में मनाया जाने वाला उत्सव है। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। जम्मू और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा NH जो है वो कौन सा है? NH44 है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है कोलकाता में है। राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन कहाँ पे स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर है? तो पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र जो है ये आपका कहाँ पे हो जाएगा? तो ये है जामनगर कहाँ पे है? गुजरात में। ट्राम्बे आपका मुंबई में है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो जामनगर गुजरात में है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत है और उसकी अवस्थिति दिया हुआ है। मणिकरण आपका हिमाचल प्रदेश सही है। ज्वालामुखी आपका जम्मू कश्मीर, ये आपका जो है दोस्तों गलत हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश इसका भी हो जाएगा। ठीक है, ज्वालामुखी भी आपका हिमाचल प्रदेश ही होगा। अनहोनी मध्य प्रदेश है। तापपानी उड़ीसा का है। तो आंसर आपका बी जो है वो सुमेलित नहीं है। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है। तो वर्ष भर बोई जाने वाली जो फसल होगा वो कौन सी हो जाएगी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का ऐसी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। मेजा बांध का निर्माण हुआ है। तो मेजा बांध का जो निर्माण हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी नदी राजस्थान में वहीं पे आपका मेजा बांध का निर्माण हुआ है। भारत की निम्नलिखित जनजातियों में किसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? बहुपतित्व का मतलब होता है कि एक महिला के बहुत सारे पति होते हैं। रीज़न ये है कि वहाँ अगर एक महिला के गर्भ में अगर वहाँ पे लड़कियाँ होती है तो उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या है कि महिला की जनसंख्या लड़कियों की जनसंख्या कम है और इसी के रीजन की वजह से जो है वहाँ पे बहुपतित्व प्रथा मानी जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर जौनसारी और डोडा, ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा? 3 और 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 और 4 वाला ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 को। कोई व्यक्ति अन्य लोगों के कंप्यूटर से अवैध रूप से सूचनाओं को प्राप्त करने अथवा उन्हें क्षति पहुंचाने के लिए अपनी कुशलता का उपयोग करता है तो यह कहलाता है। तो यह क्या कहलाएगा? हैकर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हैकर। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए।
तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जो त्यागपत्र देने वाले मंत्री थे वो मंत्री हो जाएंगे कौन, तो वो मंत्री थे आपके और के.वी. कृष्णा मेनन। ये एक रक्षा मंत्री थे, उस टाइम रक्षा मंत्री के पद पर थे। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डैश होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है वो कैसी होती है, वंद वक्र होती है, वंद वक्र। ऑप्शन नंबर ए। केली गोपाल किस राज्य का लोक नृत्य शैली है, तो केली गोपाल जो है यह लोक नृत्य शैली है कहाँ का, असम का। केली गोपाल असम राज्य का लोक नृत्य शैली है। 99 नंबर प्रश्न है कि संगम काल के किस शासक ने गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी की उपाधि धारण किया, तो देवराय द्वितीय ने। देवराय द्वितीय जो संगम काल का शासक था, इसने गजवेटकर यानी हाथियों का शिकारी का उपाधि धारण किया। चलिए एक लास्ट प्रश्न है आपका आज का कि निम्न को सुमेलित कीजिए। चिकित्सक उपकरण है और उसके उपयोग दिया हुआ है, इसे आपको क्या करना है, मैच करना है। तो सीटी स्कैन क्या होता है, शरीर में असामान्यता के लिए आपको सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ आपका हो जाएगा हृदय में विकार को पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर हो जाएगा जैव रासायनिक तत्वों की जांच के लिए। और पेसमेकर हो जाएगा आपका हृदय की गति को नियंत्रित करने के लिए। तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे 100 प्रश्न था। अब देख सकते हैं आंसर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए। मैं क्लास में जो क्लास का और लाइव चलता है उसमें से मैं आंसर आप लोगों को बताती हूँ, ठीक ना। तो इसका आंसर नहीं है। डिमांड आप लोग आंसर करते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बट नहीं है मेरे पास आंसर इसका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेट पसंद आया होगा। और बता दें कि कल इसका सेट नहीं आएगा क्योंकि आपको अल्टरनेटिव डे में स्टार्ट हो गया। आपको बता दिए हैं कि एक एक दिन बीच करके आपका सेट चलेगा, 3 दिन ही सप्ताह में चलने वाला है, इसीलिए कल नहीं आएगा। कल आपका जो प्लेटफॉर्म का और ज्ञान बिंदु का ही पिछला वाला जो प्रैक्टिस सेट कुछ बच गया था, तो जो डिमांड आप लोग कर रहे थे उसे स्टार्ट करेंगे। और एक और चीज़ कि इड्यूटेरिया का आपका आज करेंट अफेयर आ जाएगा, तो कल से हम इड्यूटेरिया का करंट अफेयर भी कंटिन्यू रखेंगे, तो उसे भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए होंगे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।